दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं अणुसंघ गुणधर्म के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो ये टॉपिक है आज कुछ अणुसंघ के गुणधर्म और उस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको हम जानेंगे ये होता क्या है। चलिए इसको पहले हम शुरू करते हैं। इससे पीछे की जितने भी वीडियो आप लोग मतलब लगातार जितने भी हम वीडियो हमने उसमें बनाए हैं 20वीं वीडियो हमारी है। 19 वीडियो इससे पहले हमने बना दी है और अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे 20 मिनट 30 मिनट बस इतने की माने आधे घंटे तक, अधिकतम आधे घंटे तक की वीडियो है। इसको आप अच्छे से अगर देखोगे तो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आज हम लेने जा रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म, कोगुलेशन प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुसंघ गुणधर्म। यह क्या होता है? यह क्या होता है? तन विलयनों के वे गुणधर्म जो विलयन की एक निश्चित मात्रा में विलीन विलय के कणों की संख्या या अणु या आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। अणुसंघ गुणधर्म क्या है? किसी भी विलयन में कहेंगे तन, जैसे मान लीजिए हमने शरबत बना दिया है, शरबत, ठीक है, और उसमें हमने नमक डाल दिया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पानी लिया, यानी पानी है उसमें शरबत डाल दे, सॉरी पानी है और उसमें हमने नमक को डाल दिया। जब हमने नमक को डाल दिया तो क्या बन गया? यह विलयन बन गया। विलयन बन गया तो हम कहेंगे विलायक की एक निश्चित मात्रा में नमक हम निश्चित मात्रा का डाले तो जो विलयन का गुण होता है नमक के कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड में N धनायन होता है और Cl ऋणायन होता है। इसमें कितने कण हो गए? 2 कण हो गए। तो कणों की संख्या पर जो डिपेंड करेंगे उसी को हम कहेंगे अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, तो अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं? तो कहेंगे तन विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलीन विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो कहेंगे विलयनों के वे गुणधर्म, परिभाषा देखो, देख लेते हैं यहाँ पे। तनु विलयनों के वे गुणधर्म, तनु विलयनों के, परिभाषा बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना। तनु विलयनों के वे गुणधर्म तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलीन विलय के मोलों की विलीन विलय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या भी कहीं है, लेकिन हमें भी कणों की संख्या में अणु या आयन भी मिल जाएंगे। तो कहेंगे विलयन की एक निश्चित मात्रा में विलीन विलय के कणों में आपको लिखना है अणु या मतलब कणों में हमें लिखना है अणु या आयन के रूप में हम लिख देंगे। तो कणों की संख्या, तो कहेंगे विलीन विलय के कणों मतलब होता है अणु या आयन। तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय के कणों या अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है।
कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। किंतु उसकी रासायनिक प्रकृति मान लें विलेय की निर्भर करता है, किंतु विलेय की प्रकृति, विलेय की रासायनिक प्रकृति या प्रकृति लिखेंगे, विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या कहलाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्यक या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो परिभाषा है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो, इसको देख लिया, अंडरलाइन करके चल रहे हैं, तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलीन विलेय के कणों यानी अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है, किंतु विलेय की रासायनिक यानी कोई प्रकृति, रासायनिक या प्रकृति, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो तन विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित या विलीन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसको हम क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, याद कर लो इसको। तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलीन या निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों, निश्चित मात्रा में उपस्थित सही लिख लेते, निश्चित मात्रा उपस्थित सही हो जाएगा, निश्चित मात्रा में उपस्थित सही हो जाएगा ना। ठीक है, विलीन भी सही है, में विलीन विलेय के कणों या अणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब बात आती है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। इसको पहले हम एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। जैसे अगर हमें कणों की संख्या देखनी हो, थोड़ा आप इसको समझ लेना, कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे कणों की संख्या के एग्जाम्पल हम लिखेंगे कणों की संख्या ज्ञात करना। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कणों की संख्या, अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें कणों की संख्या को क्या कर देना है? ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखें तो पहला एग्जाम्पल है NaCl। अगर इसमें देखें एक Na है और एक Cl है, एक Na है जो टूटेगा, जब इसको हम तोड़ेंगे ना, जब इसको हम तोड़ेंगे तो Na धनायन बनेगा और Cl ऋणायन बनेगा। तो एक कण या कुल कण कितने हो गए? 2 कण। बस समझ लेना, इसको मिटा देंगे भी हम। NaCl को तोड़ेंगे, Na धनायन होगा और फिर Cl ऋणायन, तो एक और एक कण या एक कण या, इसको जोड़ेंगे क्या कण हो जाएंगे? 2 कण हो जाएंगे। ठीक है, एक Na और Cl 2 कण हो जाए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमसे पूछा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में कणों की संख्या, तो जब इसको तोड़ोगे ना तो 2 के धनायन बनेगा प्लस SO4 2 ऋणायन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 पोटेशियम और यहाँ 1 सल्फेट, कुल मिलाकर कणों की संख्या 3, यानी 3 कण
और यह कण कितने हो गए, 2 कण। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या होगा, और कोई ले लेते हैं इसी में से, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में अगर कणों की संख्या देखी जाए तो इसको तोड़ेंगे, Mg+2Cl ऋण आयन, तो इसमें 2 Cl यहाँ, एक Mg2 धनायन यहाँ पर बना, तो कुल मिलाकर के 3 कण इसके हो गए, कणों की संख्या 3 हो गई इसके। ठीक है, इसी प्रकार चौथा और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फास्फेट में देखा जाए AlPO4 में देखा जाए तो इसको तोड़ेंगे तो Al3 धनायन हो जाएगा प्लस PO4 3 ऋणायन, तो इसमें एक और एक कुल मिलाकर कितने कण हो जाएंगे, 2 कण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, कितने कण हो गए, 2 कण हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी आप बहुत सारे मतलब KCl का देख लेते हैं, एक एग्जांपल KCl का देख लेते हैं। ऐसे ही आपको समझना है कणों की संख्या, और जो भी मिलेगा हम उसको बताते चलेंगे। तो KCl है, जब इसको तोड़ेंगे K+ और हो जाएगा Cl ऋण आयन, कुल मिलाकर कितने कण हो जाएंगे, 2 कण हो जाएंगे। ठीक है, तो कणों की संख्या का मतलब उसके कितने आयन है, अणु है या आयन है, उसकी संख्या पर डिपेंड करता, लेकिन यह किस प्रकृति के हैं इस पर डिपेंड नहीं करता। उसी को क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, इसको देख लो एक बार, फिर इसके बाद हम देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं। तो वैसे कुल मिलाकर के अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, और यह कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वैसे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कणों की संख्या या मोलों की संख्या भी आप डाल सकते हो। कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। ठीक है, यह बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब अगला हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसको समझ लेना है, फिर से देख लो। 1 कण, ये तोड़ेंगे तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3 कण, 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन 3 कण, कुल मिला करके 1 1 2 तो ये कणों की संख्या को हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से। तो लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। लिखेंगे अणु संख्य गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं 4 होते। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है हिमांक में अवनमन। दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहले इसको लिख देते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अब देखो हिमांक में अवनमन, इसके अलावा है एक परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब। यह सभी जो हमने चारों बताए हैं, यह क्या है, यह सब है क्या 4 हैं,
अणुसंख्यक गुणधर्म। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन नहीं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। तो यह जो चार क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, आपको समझना है नोट के रूप में, इसको ध्यान रख लेना है। यदि अणुसंख्यक गुणधर्म माने कहेंगे कणों की संख्या अगर बढ़ेगी, लिखेंगे कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी कि कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो कह रहा है अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा। यानी कि अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा। और जस्ट इसी का उल्टा होगा। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया इसको हम समझेंगे, कणों की संख्या बढ़ेगी अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें 100 प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इसमें पूछा निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक, पूछा है निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म केवल 4 होते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। तो हमें देखो पृष्ठ तनाव तो कोई है नहीं, परासरण दाब है, श्यानता और प्रकाशित। तो हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है क्या, परासरण दाब। परासरण दाब ही हमारा क्या है, वाष्पदाब में माने अणुसंख्यक गुणधर्म है, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दूसरा है इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब देखो चारों में से अगर कोई है, चारों में से कोई 3 दिया होगा तो हम जानते हैं परासरण दाब है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, अणुसंख्यक गुणधर्म, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन पृष्ठ तनाव यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो हम जानते हैं परासरण दाब अगर कम पूछा है इसका मतलब परासरण दाब, देखो कणों की संख्या बढ़ेगा अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा यानी परासरण दाब बढ़ेगा। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। तो परासरण दाब किसका सबसे कम होगा, भाई कणों की संख्या अगर ज्यादा तो परासरण दाब माने कणों की संख्या ज्यादा, अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा। और चूंकि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है तो उसका भी दाब ज्यादा होगा। परंतु हमसे पूछा है परासरण दाब किसका कम होगा, तो जिसके कणों की संख्या कम होगी वही क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो पूछा है पोटेशियम क्लोराइड में कुल मिलाकर एक पोटेशियम एक क्लोरीन, दो कण हो गए। इसके कितने कण हो जाएंगे, इसके कुल मिलाकर के 2 कण हो जाएंगे। कितने कण हो जाएंगे, 2 कण। इसके 2 कण हो जाएंगे। स्वर्ण देखो 1 कण है, स्वर्ण कितने कण बनाएगा, 1 कण। सोना है अकेले। ये देखो क्या है, ये कुल मिलाकर 3 कण बनाएंगे। क्या कण बनाएंगे, 3 कण। और यह कितना कण बनाएगा, 2 कण बनाएंगे। कितना कण बना लेगा, या 2 कण। ये 2 कण, ये 2 कण, ये 3 कण, 1 कण। 1 कण अगर माने कणों की संख्या कम होगी परासरण दाब भी झट से नीचे चला आएगा। माने कणों की संख्या कम तो अणुसंख्यक गुणधर्म में भी कम और परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, स्वर्ण विलयन वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर पूछा सबसे अधिक परासरण दाब निम्न में किसके 10% जलीय विलयन का है।
सबसे अधिक अगर देखें ग्लूकोज एक कण होता है, ग्लूकोज कै कण है, एक कण होता है। यूरिया भी एक कण है, ये एक कण माने जाते हैं। सुक्रोज भी कितना, एक कण है। और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 कुल मिलाकर के इसके 3 कण हैं। कितने कण हैं? 3 कण हैं। पोटेशियम सल्फेट के 3 कण हैं, तो कणों की संख्या ज्यादा, इस वजह से अणुसंग गुणधर्म ज्यादा। क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंग गुणधर्म है, इससे कणों की संख्या भी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। तो अणुसंग गुणधर्म कह रहा तन विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित या विलीन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उनको क्या कहते हैं? अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंग गुणधर्म 4 होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ये नोट को याद करना। कणों की संख्या अगर ज्यादा तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या आ जाते हैं? ज्यादा होंगे। यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्यादा, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा, हिमांक में अवनमन ज्यादा और परासरण दाब भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए कुछ पॉइंट और हम एक आध पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक आध पॉइंट और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तब इसके बाद सारे पॉइंट हमारे हो जाएंगे। एक आध दो वीडियो और चलेगी, विलेन वाला खत्म कर देंगे जितने भी आपके कठिन टॉपिक हैं, और कुछ थोड़ा मोड़ा बचेंगे तो वह आप लोग पढ़ डालिएगा। बहुत जो कठिन वाले थे हमने डिस्कस कर दिया। एक पॉइंट और हमें समझना है कि अगर कणों की संख्या देखो बढ़ रही है, यहाँ पे आपको समझना है। इसमें कह रहा कि कणों की संख्या अगर बढ़ रही है तो हम जानते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से? अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इसको कहते हैं। इसको लिखते हैं रिलेटिव, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अणुसंख्य गुणधर्म अगर बढ़ जाएंगे तो इतना ध्यान रखना है, अगर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्यादा है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अगर ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं। चलो ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अणुसंख्य गुणधर्म अगर ज्यादा है, थोड़ा सा देख लेना इसको, वाष्प दाब जगह कम पड़ रही है क्या? अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ रहा है तो देखो यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लेना, इस तरह से देख लेना। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म में है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो इसको लिख दे रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ लेना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ रहा है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ रहा है। आपेक्षिक अवनमन अगर बढ़ रहा है तो बराबर हम लिख सकते हैं, अगर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ रहा है तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? वाष्प दाब कम, वेपर प्रेशर कम होगा। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर हम समझते हैं क्वथनांक अगर क्या, क्वथनांक में उन्नयन, अगर हम कणों की संख्या ज्यादा डालेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय को अगर ज्यादा संख्या में डालेंगे तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा।
और क्वथनांक अगर बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इवाल्युएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक में अगर उन्नयन ज्यादा है, क्वथनांक में अगर उन्नयन ज्यादा हो गया तो हम कह सकते हैं क्वथनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा और वाष्प दाब क्या हो जाएगा, क्वथनांक ज्यादा। इसको हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट जगह कम पड़ रही भाई, इसको लिख दो। क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा, वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान तो वाष्प दाब कम, क्वथनांक ज्यादा तो इसको हम लिख सकते हैं कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसी प्रकार हिमांक में अनुमान ज्यादा, तो हिमांक में अगर अनुमान ज्यादा हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं हिमांक में अनुमान ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा, परासरण दाब ज्यादा तो मतलब हम परासरण दाब को हम परासरण दाब ही लिखेंगे, परासरण दाब लिखते हैं। तो इसको और एक पॉइंट और लिख देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, छोड़ इसको रहने देते हैं। वाष्प हिमांक में अनुमान अगर ज्यादा है, हिमांक में अनुमान ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट माने हिमांक में क्या हो जाएगा, हिमांक में कमी आ जाएगी। हिमांक में अनुमान ज्यादा है तो कमी आ जाएगी, और वो अगर परासरण दाब के रूप में देखें तो परासरण दाब ज्यादा तो माने परासरण दाब हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हम समझेंगे, 2 मिनट और समझ लेंगे आपसे। देखिए पहली बात तो समझेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान हमने पढ़ा दिया है, पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसका वाष्प दाब उतना कम हो रहा है, यानी वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक बढ़ेगा। याद रखना, वाष्प दाब ज्यादा तो क्वथनांक कम, वाष्प दाब कम तो क्वथनांक ज्यादा। उसी कंसेप्ट पर यह है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान ज्यादा है तो वाष्प दाब कम, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा है तो वाष्प दाब कम यानी क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। हिमांक में अनुमान ज्यादा अगर है तो इसका मतलब हिमांक उसका कम हो जाएगा, परासरण दाब उसका ज्यादा हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पर आधारित हमने प्रश्नों को किया। पिछले एक वीडियो और लेंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और करेंगे, कुछ अच्छे प्रश्न भी करेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में कुछ प्रश्नों को एक आध और कर लेंगे। एक आध दो वीडियो और लगभग होगी, जिसको हम सोच रहे हैं कि कुछ जो भी मिक्स सवाल बचे हैं उसको हम करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।